गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने सैलरी के अमेंडमेंट जो 2020-21 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 में जो हुए हैं उस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज एन अमेंडमेंट एंड रिवीजन लेक्चर ऑफ सैलरी हेड असेसमेंट ईयर 2021-22 प्रीवियस ईयर 20-21। सबसे पहली बात तो सैलरी हेड में कितने अमेंडमेंट आपको पढ़ना है? 3 अमेंडमेंट आपको पढ़ना है। पहला अमेंडमेंट आपको पढ़ना है कि जो एक लिमिट हुई है पीएफ पे, एग्रीगेट लिमिट 7.5 लाख की जो आपको दी गई है वो आपको एक अमेंडमेंट के तौर पे पढ़ना है। दोस्त, ये जो लेक्चर है ये पुराने बच्चे और नए बच्चे दोनों के लिए काफी कीमती लेक्चर है। पुराने स्टूडेंटों को मालूम पड़ेगा कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, नए बच्चों को रिवीजन तथा अमेंडमेंट के तहत ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे एग्जाम के लिए इस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग अमेंडमेंट या रिवीजन बोले सैलरी हेड में, वो आपको देखना होगी। पहली बात, एक एग्रीगेट लिमिट पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की जो है उसको समझना पड़ेगी। मैं अभी डिटेल में जाता हूं। सेकेंड, एक स्वेट इक्विटी पे है जिसको अपन स्वेट इक्विटी जिसको अपन ई शॉप का नाम देते हैं, उस पे आपको अमेंडमेंट पढ़ना है। और तीसरा, एक आपको इम्पैक्ट समझना है सैलरी हेड पे, इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी का जो इम्पैक्ट है वो आपको समझना है। परफेक्ट दोस्त। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि अमेंडमेंट नंबर 1 आप अपनी कॉपी में लिखना चालू करें। लिखें अमेंडमेंट नंबर 1, आपका पीएफ के ऊपर कंट्रीब्यूशन, जो कि आपके मेरे नोट्स में भी मिलेगा और स्टडी मॉड्यूल में आपको जो मिलेगा वो पेज नंबर 4.4647 पे मिलेगा। मेरे नोट्स में भी आपको अवेलेबल है, मैं लिखवाऊंगा भी अभी आपको, और तीनों चीजें आपके लिए बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगी। तो अमेंडमेंट नंबर 1 अंडर द सैलरी हेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 प्रीवियस ईयर 2021। आप लोगों को सबको मालूम है दोस्त, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम लोगों को पूरे चैप्टर का रिवीजन मालूम है। जो नए बच्चे हैं उनको तो पूरा ही अभी अभी पढ़ाया हुआ है, जो पुराने बच्चे उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि पीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मालिक का कंट्रीब्यूशन 12% तक फ्री है, उससे ऊपर हो तो टैक्सेबल है, हाँ कि ना? याद है कुछ? कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अप टू 12% तक फ्री है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, याद है? वो आज भी वैसे ही है, 12% तक फ्री, उसके ऊपर टैक्सेबल, कोई चेंज नहीं। सुपर एन्यूएशन फंड में अगर मालिक का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए तक होता है तो फ्री, उससे ऊपर होता है तो टैक्सेबल, वो आज भी वही है। तीसरा, सेक्शन 80CC सबसेक्शन 1, ये डिडक्शन का चैप्टर 6A में पढ़ते हैं। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां एक सेक्शन आता है 80CC सबसेक्शन 1, जिसमें अगर आपने पेंशन फंड स्कीम में पैसा जमा कराया है मालिक ने, तो एक निश्चित लिमिट से ऊपर जमा कराया है तो वो आपकी इनकम में जोड़ता है। वो जो रूल थे वो वैसे के वैसे ही हैं। एक एग्रीगेट लिमिट और जोड़ दी, जो इंडिविजुअल लिमिट थी वो वैसे के वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक एग्रीगेट का एक नया सेक्शन और जोड़ा। क्या जोड़ा? यदि मालिक ने 3 चीजों में, कितनी चीजों में? 3 चीजों में, आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा जमा करा है वो, प्लस मालिक ने आपकी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 80CC सबसेक्शन 1 के तहत जो मालिक ने पैसा भरा है वो। थर्ड नंबर, जो मालिक ने आपके सुपर एन्यूएशन फंड में पैसा जमा करा है वो। इन तीनों जगह पे अगर मालिक का कंट्रीब्यूशन सब मिलाकर 7.5 लाख से ऊपर हो गया, तो जितना ऊपर हो गया
वो आपके लिए परक्यूजिट्स मानकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये नया अमेंडमेंट है। इंडिविजुअल जो लिमिट थी 12% तक फ्री, उससे ऊपर टैक्सेबल, वो आज भी है। सुपर एन्यूएशन फंड 1.5 लाख तक फ्री, उससे ऊपर टैक्सेबल, वो आज भी है। एटीसीसी D1 में मालिक ने जो कंट्रीब्यूशन करा लिमिट से ऊपर, वो टैक्सेबल है, वो आज भी है। बट इन तीनों को क्लब करके मालिक एक नया सेक्शन बोला, एक नया अमेंडमेंट बोला। ये इसलिए बोला कि लोग बाग मैनिपुलेशन तरीके से कई बार ऐसा करते थे, जो टैक्स की सेविंग हो जाती थी। तो सरकार ने बोला कि अगर तुम्हारे ऑनर ने 3 चीजों में तुम्हारे लिए कोई पैसा जमा कराया एम्प्लॉय, तो पहले उनपे जो इंडिविजुअल लिमिट लगती थी वो आज भी है वैसी की वैसी, बट इन तीनों की एग्रीगेट मिलाकर, एग्रीगेट टोटल मिलाकर 7.5 लाख से ऊपर मालिक का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। वो 3 जगह कौन कौन सी है, लाइन पढ़ना। द अमाउंट और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन, मालिक का। यहां पे किसका है बेटा, एम्प्लॉयर का। मतलब मालिक ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया है, एनपीएस की सेक्शन एटीसीसी D1 में पैसा जमा कराया है, और सुपर एन्यूएशन फंड में पैसा जमा कराया है, तो जो इंडिविजुअल लिमिट थी वो तो आज भी है, पहले भी थी। आरपीएफ में 12% से ऊपर टैक्सेबल आज भी है, सुपर एन्यूएशन फंड में 1.5 लाख से ऊपर आज भी है, राइट। लेकिन इन तीनों की मिलाकर अगर एग्रीगेट अमाउंट अगर 8 लाख हो गई मान लो, तो 50,000 रुपए आपके लिए टैक्सेबल और कर दिए जाएंगे। पर इन तीनों की लिमिट मिलाकर अगर आपने जमा करे 725, तो फिर आपके लिए ये एग्जम्प्ट हो गया। तो सिंपल सा अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट क्या हुआ बेटा बताओ, कि अगर मालिक का कंट्रीब्यूशन, अच्छा किसका कंट्रीब्यूशन बताओ, मालिक का कंट्रीब्यूशन। मालिक का कंट्रीब्यूशन कितनी जगहों में, 3 जगहों में। कहां कहां, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के ब्याज पर मालिक का कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन स्कीम में मालिक का कंट्रीब्यूशन, और सुपर एन्यूएशन फंड में मालिक का कंट्रीब्यूशन। ये तीनों मिलाकर 7.5 लाख तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7.5 लाख से ऊपर है टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल, जो ऊपर है वो टैक्सेबल, हाँ कि ना। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट और है, जिसको 90% बच्चे और टीचर पकड़ नहीं पा रहे। एक छोटा सा पॉइंट और, काई में पैसा जमा करना है बेटा बताओ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2 कहां पे बोलो, आरपीएफ बोलो हाँ, एनपीएस स्कीम हाँ, और सुपर एन्यूएशन फंड बोलो हाँ। अब आपको लगता है केवल इनमें मैंने पैसा जमा कराया, सपोज करो हाँ, इसमें कराया 5 लाख, इसमें कराया 2 लाख, और इसमें कराया 40,000। कितना जमा कराया बेटा बताओ, 7,40,000। हाँ बोलो। अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एग्जम्प्ट हो गया। पर इन कंट्रीब्यूशनों पर तेरे को अगर ब्याज मिला, इंटरेस्ट, रुक तो सही दोस्त, इन कंट्रीब्यूशनों पर तेरे को इंटरेस्ट मिला, या इन कंट्रीब्यूशनों पर तेरे को डिविडेंड के रूप में कुछ मिला, और ये इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला के 15,000 हो गया, ओ माय गॉड। तो अब तेरा ये टोटल मिला के हो गया 7,55,000। तो क्या एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल हो गया, 5,000 रुपए टैक्सेबल हो गया। इसका मतलब बच्चे क्या नहीं पकड़ पा रहे, बच्चे सिर्फ ये पकड़ पा रहे हैं कि उनको 7.5 लाख रुपए काहे में है, नेशनल पेंशन स्कीम, आरपीएफ और सुपर एन्यूएशन फंड में मालिक का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक है, तो एग्जम्प्ट, उससे ऊपर है तो टैक्सेबल। पर इन कंट्रीब्यूशनों पर ब्याज भी जोड़ना है, पर इन कंट्रीब्यूशनों पर इंटरेस्ट को भी जोड़ना है, इन कंट्रीब्यूशनों पर डिविडेंड को भी जोड़ना है। ये एक और पॉइंट बोला है जिसको पकड़ नहीं पा रहे, ये लिखी लाइन, ये रही लाइन, क्या लिखी हुई है, ये पॉइंट भी एक अमेंडमेंट है। इसके साथ ही ये पॉइंट, बच्चा केवल इतना पढ़ के रुक रहा है, ये इसका एसोसिएट पार्ट है, मतलब ये इसका सब्सिडरी पार्ट है। ये 1 बोल दूं तो इसको 1A बोल दो,
तो 7.5 लाख की लिमिट में मालिक का कंट्रीब्यूशन तो है ही। हाँ बोलो, काय काय में 3 जगहों में प्लस उन पर ब्याज भी। जरा पढ़ना लाइन यहां पे क्या लिखा है, एनी एनुअल, क्या लिख रहा है, एनी एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और एनी अदर amount of the similar nature during the previous year to the balance of the credit of the recognized provident fund, NPS और approved superannuation fund। मतलब जो मालिक ने इन तीनों फंड में कंट्रीब्यूशन करा, उन तीनों फंड में मेरे मालिक के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आया। अच्छा, अगर इन तीनों फंड में अगर एम्प्लॉय का भी पैसा लगा है, हाँ बोलो, और उस पर भी ब्याज आ रहा है, तो उस पर ब्याज 7.5 लाख की लिमिट में शामिल नहीं है। मतलब इन तीनों फंड में जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर ब्याज आ रहा है वो 7.5 लाख की लिमिट में काउंट नहीं है। 7.5 लाख की लिमिट में क्या काउंट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तथा उस पर ब्याज तथा उस पर डिविडेंड, या और कोई नाम से तुम मेरे को रिटर्न दे रहे हो। तुम किसी भी नाम से मेरे को रिटर्न दे रहे हो, चाहे तुम मेरे को रिटर्न इंटरेस्ट के नाम से दे रहे हो, चाहे तुम मेरे को रिटर्न डिविडेंड के नाम से दे रहे हो, चाहे तुम मेरे को रिटर्न और किसी नाम से दे रहे हो। तुम किसी भी नाम से मेरे को रिटर्न दे रहे हो, वो इंटरेस्ट वो डिविडेंड भी 7.5 लाख की एग्रीगेट लिमिट में शामिल होगा। ये पॉइंट को बारीकी से पकड़ना पड़ेगा। ये लिखा उसने, इन तीनों फंड में क्रेडिट होना चाहिए, राइट। और यहां लिखा है अगर ये सब मिलाकर भी मेरा 7.5 लाख से ऊपर जाता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल। तो चले इस पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ के रिवाइज करें। क्या है बताओ, पूरा पॉइंट 1 मिनट में रिवाइज। चले दोस्त, 1 मिनट में पूरा रिवीजन। क्या करना है, यदि मालिक का कंट्रीब्यूशन 3 जगहों में हो, आरपीएफ में, हाँ, एनपीएस की स्कीम में, हाँ, तीसरा सुपर एन्यूशन फंड में, तथा इन फंडों पर जो मालिक के फंड पर जो ब्याज मिला है या डिविडेंड मिला है या अन्य किसी नाम से जो रिटर्न मिला है जो इन खातों में क्रेडिट हुआ है, अगर वो सब मिलाकर 7.5 लाख से ऊपर है तो वो आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स मानकर आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। खत्म। 1 मिनट का पूरा सेक्शन। मालिक का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक का फ्री, उसके ऊपर टैक्सेबल है। उस कंट्रीब्यूशन में जो भरा मालिक ने वो भी, तथा उस भरे हुए अमाउंट पर जो ब्याज या डिविडेंड या अन्य किसी नाम से भी क्रेडिट तुम मेरे उस खाते में कर रहे हो तो वो भी 7.5 लाख की लिमिट में काउंट होगा। 90% बच्चे सिर्फ कहां तक पढ़ रहे हैं, केवल इतना पढ़ रहे हैं कि साहब इन तीनों में 7.5 लाख तक भर दो तो फ्री, इससे ऊपर कर दो तो टैक्सेबल। पर ये जो मेरा एग्जाम्पल है शायद इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इन तीनों में जमा तो मैंने 7,40,000 करा, एग्जाम था, पर इन पर ब्याज मिला के 15 आ गया तो टोटल मिला के कितना हो गया 7,55, तो 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अच्छा, इंडिविजुअल लिमिट जितनी थी वहां है अवेलेबल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अमेंडमेंट समझ में आ गया? अमेंडमेंट एग्रीगेट पे लग रहा है कि इंडिविजुअल पे लग रहा है? एग्रीगेट पे। कितना एग्रीगेट तक फ्री कर दिया, उससे ऊपर क्या कर दिया? क्या माइन्यूटली बात आपको पकड़ने वाली बात जरूरी है बताओ कि इस एग्रीगेट अमाउंट में मालिक का कंट्रीब्यूशन तथा उस पर मिला हुआ ब्याज, उस पर मिला हुआ डिविडेंड भी शामिल होगा। पक्की बात? अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर हो गया? बच्चों का बहुत माहौल है, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी सर अमेंडमेंट के चैप्टर वाइज भेज दो। मैंने कहा ठीक है, चैप्टर वाइज भेज दूंगा, चैप्टर वाइज आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। सर चैप्टर वाइज जब हम घर पे पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि हमको क्या अमेंडमेंट है ताकि हम पढ़ लें। सर एक साथ पूरा पढ़ने में दिक्कत भी आती है, आधे घंटे की क्लिप भेज देना, काम हो जाएगा, राइट? वो भेज देगा, ठीक है। चलो, अमेंडमेंट नंबर 2, स्वेट इक्विटी वाली बात। क्या है दोस्त स्वेट इक्विटी वाली बात? ई शॉप वाली बात क्या है? पहले हम ई शॉप के नॉर्मल प्रोविजन समझते हैं, फिर हम ई शॉप की बात दूसरी करेंगे। ई शॉप का पहला पॉइंट, फर्स्ट, ई शॉप क्या होता है? मालिक द्वारा अपने एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर्स देना या फ्री में शेयर्स देना,
मान लो मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय है, मैंने अपने एम्प्लॉय को 200 शेयर अलॉट करे और उनकी मार्केट प्राइस थी, जिस दिन अलॉट करे उस दिन मार्केट प्राइस थी उनकी 450 रुपए और मैंने उनको दिए 300 रुपए में। तो पहली बात, फेयर मार्केट प्राइस माइनस कंसीडरेशन, राइट। राइट, तो यहां पे अगर मैं बातचीत करूं आपसे कि व्हाट इज द फेयर मार्केट प्राइस, बेटा बोलना कितने की फेयर मार्केट प्राइस, 450। व्हाट इज द, आपको मैंने कितने में दिए बेटा बताओ, कंसीडरेशन कितना लिया आपसे, कंसीडरेशन कितना लिया आपसे मैंने, 300। व्हाट इज द कंसेशन प्राइस, 150। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, मान लो नंबर ऑफ शेयर्स दिए 200। व्हाट इज द प्राइस, कितना सस्ते में दिया बोलो, 30,000। बस सबसे पहली बात तो ये थी दोस्त कि 30,000 रुपए सस्ते में मैंने अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दिए, हाँ कि ना। मैंने जिस तरह, आई एम द कंपनी, आई एम द एम्प्लॉयर, और मेरे एम्प्लॉय को मैंने जब शेयर्स दिए उसने एक्सरसाइज करे, उस दिन उनकी फेयर मार्केट प्राइस शेयर्स की 450 थी, मैंने उनको ऑफर 300 में करा, सस्ते में दिए, 150 रुपए पर शेयर सस्ते में दिए, उसको नंबर ऑफ शेयर्स मैंने ऑफर करे थे 200, उसने 200 शेयर्स ले लिए, हाँ कि ना। 30,000 रुपए उसको सस्ते में पड़ा, 30,000 रुपए उसके लिए परक्यूजिट से, पहली बात तो ये रही, 30,000 रुपए उसके लिए परक्यूजिट से। आपको समझ में आई चीज ये। अब बात यह आती है कि 30,000 रुपए उसकी इनकम में जुड़ेगा और 30,000 रुपए पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, इतनी बात समझ में आ गई। 30,000 रुपए एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट से, 30,000 रुपए पर एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा, यस। अब इसके टैक्स का डेफरमेंट हुआ, डेफरमेंट का मतलब है टैक्स कब भरना है, एम्प्लॉय को टैक्स भरना कब है। तो अब इसमें क्या, दो चीजें, जो एम्प्लॉयर है वो क्या इलिजिबल स्टार्टअप वाला एम्प्लॉयर है। इलिजिबल स्टार्टअप मतलब देश में अभी जो नॉर्म्स आए, 80 यहां पे जो सेक्शन दिया है, इलिजिबल स्टार्टअप है क्या, वो इलिजिबल स्टार्टअप नहीं है, नॉट, मतलब एम्प्लॉयर इज नॉट द इलिजिबल स्टार्टअप। वो कंपनी जिसमें वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो कंपनी, वो एम्प्लॉयर इलिजिबल स्टार्टअप में नहीं है, राइट। इलिजिबल स्टार्टअप मतलब समझ रहे हो कि जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाले कि तुम नई कंपनी लॉन्च करो, तुम ये स्टार्टअप कंपनी काम करो, अपने एम्प्लॉयों को रखो, देश की प्रगति में काम करो, उसको बोला है इलिजिबल स्टार्टअप। सेकेंड, इलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 80 IAC, 80 IAC। अगर वो एम्प्लॉयर इलिजिबल स्टार्टअप में है और उसने अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से दिया है, तो अब एम्प्लॉयर के स्टार्टअप इलिजिबल है कि नहीं, इससे एम्प्लॉय के ऊपर टैक्सेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। अगर वो इलिजिबल स्टार्टअप नहीं है, कौन, एम्प्लॉयर, तो ये जो 30,000 रुपए है ये एम्प्लॉय को उस साल में टैक्सेबल हो जाएंगे जिस साल में उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, ऑप्शन एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉय। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो तय है कि 30,000 रुपए पे एम्प्लॉय को टैक्स भरना है। अब बात ये आ रही है कि एम्प्लॉय को 30,000 रुपए पे टैक्स कब भरना है, तो ये देखेंगे कि उसका एम्प्लॉयर इलिजिबल स्टार्टअप में है कि नहीं। अगर उसका एम्प्लॉयर इलिजिबल स्टार्टअप में नहीं है तो एम्प्लॉय को उस साल इस 30,000 रुपए टैक्स भरना है जिस साल उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा है, जिस साल उसने इस ऑप्शन के तहत ई शॉप के शेयर्स लिए हैं। अगर उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है
कोई इलिजिबल स्टार्टअप है तो उसके लिए यहां पे 3 कंडीशन होगी, और 3 कंडीशनों में जो भी घटना पहले हो जाए उसके 14 दिन बाद वो एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा इस 30,000 पे। कब? आफ्टर 14 डेज। किसके आफ्टर 14 डेज? जिस साल एम्प्लॉय को वो शेयर्स मिले हैं, जिस साल एम्प्लॉय ने वो शेयर्स लिए हैं, उसके रिलेवेंट एक्सरसाइजिंग असेसमेंट ईयर, जिस साल में एम्प्लॉय ने वो ई शॉप एक्सरसाइज करें, उस साल के समाप्त होने के 48 महीने बाद, 48 महीने बाद मतलब क्या? एक्सरसाइज जिस साल में किया है उस साल के समाप्त होने के बाद 48 महीने के बाद, मतलब जैसे एग्जांपल लूं अगर मैं आपके साथ में कि उसने लिए हैं 3 अक्टूबर समझना 2018 को, पक्की बात है। अब ये असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है बताओ मेरे को? उसने 3 अक्टूबर, उसने बोला रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब 3 अक्टूबर का असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है? इसका प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। हाँ बोलो, इसका असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2020। क्योंकि 31 मार्च 2019 को तो क्या खत्म हो रहा है बताओ मेरे को? प्रीवियस ईयर। और 31 मार्च 2020 को रिलेवेंट असेसमेंट ईयर समाप्त हो रहा है, पक्की बात। इससे 48 महीने बाद, इसके समाप्त होने के 48 महीने बाद, मतलब कब तक? 2024, 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक। और यहां से 14 दिन बाद, मतलब आपके 14 अप्रैल 2024 को यह टैक्सेबल बन गया। आप पकड़ना मेरी बात। अब आप बोलोगे यार सर ये इतना कम माथापोड़ी करनी है यार। भैया उसने बोला है, इसके एग्जाम में आए नहीं आए वो बात अलग है। तो आप पहले मेरे को एक बात का जवाब दो, क्या आप ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई हो जो एलिजिबल स्टार्टअप में है? हाँ है सर। क्या आपको ई शॉप मिले? हाँ मिले हैं सर। कितने मिले हैं? 150 शेयर, सॉरी 200 शेयर। कितना सस्ते में मिला है? 150 रुपए में। 30,000 रुपए आपके लिए टैक्सेबल है। सर इस 30,000 रुपए कब टैक्स भरूंगा? कब भरूंगा? जिस साल आपको ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ था उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 48 महीने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर, उसके भी 14 दिन के बाद आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 14 दिन के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज। दूसरा पॉइंट पूरा लिखाऊंगा मैं भी, आपको घबराए नहीं, स्वेट इक्विटी में दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो इस 48 महीने के अंदर अंदर तुमने बेच दिए तो if the employee sell of e-shop, अगर उसने एम्प्लॉई ने इस 48 महीने के पहले ही इन शेयर्स को बेच दिया, मान लो उसने बेच दिया 3 नवंबर या 15 नवंबर 2022 को, तो जिस दिन बेच दिया उसके बाद 14 दिन के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब जब भी बेचोगे उसके बाद 14 दिन तक आपको टैक्स नहीं भरना है, पर 15वें दिन यू आर लायबल टू पे द टैक्स। तो सेल के कितने दिन बाद भरना पड़ेगा बेटा बताओ? 14 दिन के बाद आपकी लायबिलिटी आ गई। ये सिर्फ क्या सिखा रहा हूं मैं? डेफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का डेफरमेंट हो रहा है। 30,000 पे, 30,000 का नहीं, 30,000 पे। और तीसरा ऑप्शन, अगर मान लो आपने 48 महीने तक आप कंपनी में एम्प्लॉय रहे तो आप 48 महीने के बाद आप 14 दिन के बाद भर देना। अगर मान लो उसके पहले आपने बेच दिया तो जिस दिन बेचा उसके 14 दिन के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब मान लो कि ना तो मैंने बेचा,
ना मैं 48 महीने तक कंपनी में हूं, बल्कि मैंने नौकरी छोड़ दी। सीज टू बी द एम्प्लॉय, सीज टू बी द एम्प्लॉय, सीज टू बी एम्प्लॉय मतलब सीधी बात है, आपने नौकरी छोड़ दी। तो जिस दिन नौकरी छोड़ी है उसके 14 दिन के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बताओ इन तीनों घटनाओं में जो भी घटना पहले हो गई हो, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा एक्ट बोलता है, विच एवर इज अर्लियर, उसके 14 दिन के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आपको एक बार सुनने में बड़ा अजीब लगा कि अरे क्या क्या बोल रहे हो सर, मैं एक बार इसको आपको बोल देता हूं, फिर वापस रिवीजन में 1 मिनट में पूरा बोल जाऊं, पूरा रिवीजन में 1 मिनट में आ जाएगा। बताओ बहुत सारी बेच हो गई है, गला एकदम पैक हो जाता है, पर ये अमेंडमेंट के बाद ही अपन थोड़ा रेस्ट लेंगे। स्टार्ट। स्वेट इक्विटी, सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि आपको ई शॉप कितने शेयर्स मिले, 200। कितने सस्ते मिले, 150। कितने रुपए का ई शॉप है, 30,000। 30,000 रुपए आपकी परक्यूजिट से टैक्सेबल है, ओके। कब टैक्स भरना है, ये अमेंडमेंट है, कब टैक्स भरना है। डेफरमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, यही अमेंडमेंट है। इसके लिए 2 ऑप्शन है, 2 पॉइंट है। क्या तुम ऐसी कंपनी में नौकरी करते हो जो इलिजिबल स्टार्टअप है, नहीं, तो बस जिस दिन तुमने ऑप्शन एक्सरसाइज करा उस दिन तुम इसको अपनी इनकम मानो, इनकम मान के इस पर टैक्स भर दो, जाओ। साहब मैं तो ऐसी कंपनी में नौकरी करता हूं जो इलिजिबल स्टार्टअप में आती है, तो फिर 3 कंडीशन देखो, उन तीनों में से जो भी पहले हो जाए, 3 कंडीशन देखो, उन तीनों में से जो भी पहले हो जाए, 3 कंडीशन देखो, उन तीनों में से जो भी पहले हो जाए, उस डेट के 14 दिन के बाद तुमको अपना टैक्स भरना पड़ेगा। वो 3 घटनाएं कौन सी है, अगर तुम कंपनी में एम्प्लॉय कंसिस्टेंट हो, तो जिस दिन तुमको ये ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ था उस असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के बाद 48 महीने के बाद, मतलब उस असेसमेंट ईयर के समाप्त हुआ उसके 48 महीने गिनो, उसके बाद 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। मतलब 3 बात हो गई, जिस तारीख को तुमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस तारीख का असेसमेंट ईयर कब समाप्त हो रहा है, वो देखो। ये रहा एग्जांपल, तुमको कब मिला था बताओ, 3 अक्टूबर 2018। तुम्हारा असेसमेंट ईयर कौन सा लग रहा है इसमें, प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, बोलो हाँ। असेसमेंट ईयर समाप्त हो रहा है यहां, इसके 48 महीने ये रहे, बोलो हाँ। यहां से लेके यहां तक 48 महीने हुए, इसके बाद 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। मान लो तुमने इसके पहले ही शेयर्स को सेल कर दिया, मान लो तुमने इसके पहले ही शेयर्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो जिस तारीख को तुमने शेयर्स को सेल करा है उस तारीख के बाद 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। मतलब सीधी बात है, सब में 14 दिन का टाइम दिया है। और तीसरा, मान लो तुमने पहले ही नौकरी छोड़ दी, पहले ही नौकरी छोड़ दी, तो जब तुमने नौकरी छोड़ी है, जब तुम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बने, नहीं रह गए, उस तारीख के 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट 30,000। अच्छा, इन तीनों घटनाओं में से जो भी घटना पहले हो गई हो, ये घटना पहले हो गई हो, या ये घटना पहले हो गई हो, या ये घटना पहले हो गई, इन तीनों में से जो घटना पहले हो गई हो उस घटना को नोट कर लेना, उसके 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। खत्म, पक्की बात। ये आपका ई शॉप का डेफरमेंट आया है। तो सबसे पहली बात, ई शॉप की टैक्सेबिलिटी पहले भी थी, आज भी है, कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जो अमेंडमेंट आया वो क्या है, डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब ये हो गया कि टैक्स भरना कब है, टैक्स भरना कब है। क्या जिस तारीख को आपको ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ उसी तारीख को टैक्स भरना है, क्या जिस तारीख को आपको ऑप्शन मिला उसी तारीख को भरना है, यस, यदि मैं इलिजिबल स्टार्टअप में नहीं हूं तो। नो, मैं इलिजिबल स्टार्टअप में हूं तो 3 कंडीशनों में देखूंगा, उन तीनों कंडीशनों में जो पहले घटना हुई हो उसके 14 दिन के बाद वी आर लायबल टू पे द टैक्स। 3 घटना कौन सी, जिस समय मेरे को वो ऑप्शन मिला है
उस असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 48 महीने बाद, मतलब उस असेसमेंट ईयर के भी 48 महीने और गिन लेना, उसके बाद 14 दिन और, उसके बाद यू आर लायबल टू पे टैक्स। मान लो तुमने उसके पहले बेच दिया, तो जब तुमने बेच दिया उसके 14 दिन बाद। मान लो तुमने नौकरी छोड़ दी, तो जब नौकरी छोड़ दी उसके 14 दिन के बाद। खत्म। आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 4.85 पे ये अमेंडमेंट दिया हुआ है। आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 4.85 पे ये अमेंडमेंट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा नेट से मैं इसको डाउनलोड कर दूं, अदरवाइज मैं आपको लिखवा देता हूं। राइट, कौन से पे देख लेना बेटा एक बार। बेटा पहले 7.5 लाख वाला तो पेज नंबर 4.46 पे मॉड्यूल पे दिया है। मेरे नोट्स पे मैं आपको अलग से दे दूंगा ये अमेंडमेंट चैप्टर वाइज, राइट, पूरा। बट अगर कोई बच्चा मॉड्यूल को रेफर करता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो मॉड्यूल को भी रेफर कर सकता है। मॉड्यूल इज द गुड थिंग। बट अगर किसी को अलग से चाहिए तो मैं अलग से उसको दे दूंगा पेज नंबर 85 का। ये बहुत सारी चीजें इसने दे रखी है, इसमें प्राइस और ये रही स्वेट इक्विटी। चले, बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग इसने, ये रहा दोस्त, ये रहा अमेंडमेंट, ये डार्क लेटर से लिखा हुआ है, देख लो। डेफरमेंट टैक्स का क्या लिखा है, देख लो। टैक्स ऑन परक्यूजिट्स ऑफ स्पेसिफाइड, दिस इज द डेफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, राइट। टैक्स ऑन परक्यूजिट्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड स्वेट इक्विटी इज required to be paid in the year of exercising the option। यह लिखा है, जिस साल में आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा उस साल आपको इस पे टैक्स भरना है। लेकिन ये उनके लिए जो ऐसी कंपनी में एम्प्लॉय है जो एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है। आगे, हाउएवर पढ़ना, हाउएवर वेयर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज और अलॉटेड बाय द करंट एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप। आ रहा है समझ में, राइट। द परक्यूजिट्स इज टैक्सेबल इन द ईयर, पहला पॉइंट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस समय आपको ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ था उस असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 48 महीने के बाद आपको भरना। और आखिरी में बताऊंगा 14 दिन का उसने टाइम और लिया। अगला, इन विच सेल ऑफ सच सिक्योरिटीज और शेयर्स आर मेड बाय द असेसी। या तो उसने अगर उन शेयर्स को बेच दिया हो तो फिर उसके 14 दिन के बाद। और तीसरा, या उसने नौकरी छोड़ दी हो, इन विच द असेसी सीज्ड टू बी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय, या उसने उस एम्प्लॉय की नौकरी छोड़ दी। इन तीनों घटनाओं में जो पहले घटना हुई हो, विच एवर इज अर्लियर, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नोट समझ में आ गए होंगे। डन है? तो अब सबसे पहली बात बताओ, आप क्या करोगे, मेरे को बताओ। सबसे पहले आप बताएं क्या इसमें आप चेक करोगे। बोले सर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैक्सेबल परक्यूजिट्स कितना है। कैसे निकालोगे? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन जो आपसे लिया, 450 के प्राइस माइनस 300 150 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200, 30,000 रुपए। सर परक्यूजिट्स है, सर इस पर टैक्स भरना है, कब भरना है? तो ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई है कि जो एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है, हाँ, जिस साल में तेने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल में इनकम पे टैक्स भर दे। बोले नहीं सर मैं तो ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई हूं, ध्यान से सुनना, मैं तो ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई हूं जो एलिजिबल स्टार्टअप में है। रुक जा भैया, तीन बातें को देख, तीनों में से जो भी जल्दी हो जाए उसके 14 दिन के बाद तो टैक्स भर देना। कब? मान ले तूने वो शेयर्स रखे हैं, तू एम्प्लॉय भी है, तो जिस समय तूने ऑप्शन ने एक्सेस किया है उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 48 महीने के बाद तक तूने रखे, उसके बाद 48 महीने समाप्त होने के 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। दूसरा, तूने बेच दिए पहले ही, जब तूने बेच दिए उसके 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। तीसरा, तूने नौकरी छोड़ दी, तो जब तूने नौकरी छोड़ दी
उसके 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स ऑन दैट 30,000 विच एवर इज अर्लियर। तीनों घटनाओं में जो पहले हो उस पर तेको टैक्स भरना है, राइट, उस पर तेको टैक्स भरना है। दिस इज द सेकेंड अमेंडमेंट जो आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 4.85 पे दिए, पर मैंने आपको बहुत क्लियरिटी से बता दिया। ये दो अमेंडमेंट बहुत कॉमन। तीसरा अमेंडमेंट लिखेंगे अपनी कॉपी में, लेता हूं, राइट। तीसरा अमेंडमेंट लिखेंगे आप। तीसरा, सेक्शन 115 AC का इंपैक्ट। आप देखिए हर सवाल में आपको एक लाइन दिखता है, हर सवाल में आपको एक लाइन लिखता है कि आपने 115 AC को नहीं अपनाया है। देखना, मैं आपको दिखाता हूं। हर क्वेश्चन में आपको एक लाइन लिखेगा भी नए मॉड्यूल में कि उसने 115 AC को अपनाया है कि BAC को अपनाया है कि नहीं। अपन चेक कर लेते हैं दोस्त। कौन सा बेटा? ये आपको हर क्वेश्चन में एक लाइन लिखता है, 115 BAC को नहीं अपना है। 115 BAC है क्या? 115 BAC ने इस साल पूरे इनकम टैक्स को दुखी कर रखा है। ये हर चैप्टर में आएगा आपको। 115 BAC इट इज एन ऑप्शनल टैक्स स्कीम है, ऑप्शनल टैक्स स्कीम है दोस्त। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक होता है रूटीन टैक्स भरना और एक होता है ये टैक्स भरना। रूटीन टैक्स स्लैब, रूटीन टैक्स स्लैब, और एक 115 BAC का क्या नहीं। रूटीन टैक्स स्लैब में पहले, अच्छा 115 BAC सिर्फ किसको मिला है? इंडिविजुअल और HUF को, कंपनियों को नहीं दिया। ये सिर्फ किसको दिया? इंडिविजुअल और HUF को। नॉर्मल बोला है कि भाई 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं, अप टू 2.5 लाख तक नील। याद है आपको? 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना परसेंट था? 5%। नॉर्मल टैक्स ले। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर एबो 30%। इसमें रूटीन में एज वाइज लफड़ा है। 60 साल तक हो तो ये स्लेब है, 60 से लेकर 80 साल तक हो तो ये 2.5 लाख की लिमिट 3 लाख की हो जाती है। 80 साल से ऊपर हो तो 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। मतलब नॉर्मल टैक्स स्लेब कहती है कि अगर आप 60 साल तक हो तो 2.5 लाख तक फ्री, 60 से 80 तक हो तो 3 तक फ्री, 80 से ऊपर हो तो 5 तक फ्री। और उसके बाद टैक्स की रेट है आपके ऊपर 5, 10, 20 और 30। एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस 4% सरचार्ज वरचार्ज लगता ही है। अब 115 BAC ने क्या बोला? बोले तुम अगर 115 BAC में आते हो तो हम तुम्हारे से टैक्स कितना लेंगे? ध्यान से देखना। उसने बोला 2.5 लाख तक नील, अप टू 2.5 लाख तक नील। पर उसने यहां बोला कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक वो यहां 5% बढ़ाते गए, 5%। और यहां पे उन्होंने क्या करा? 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक ये 10%, 7.5 लाख से लेकर 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15%, 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक 20%। ये उन्होंने करा। मतलब देखो आप यहां की रेंज कैसे बढ़ रही है? 5, 20 और 30, समझना। और यहां की रेंज कैसी बढ़ रही है बताओ? 2.5 लाख बढ़ रही है और 5% बढ़ रही, राइट ना। और यहां पे कितनी करी उसने? 12.5 लाख से लेकर 12.5 लाख 1 से लेकर 15 लाख तक
राइट, यहां पे 15 लाख तक 25% और 15 लाख एक से लेकर एबो पर 30%, ये ऑप्शन दिया। मतलब 115 BAC में अगर आप अपनाते हो तो हर 2.5 लाख बढ़ाए और उस पर रेट 5% बढ़ाई, और अगर आप रूटीन में जाते हो तो ये बहुत डेप्थ में सिखाऊंगा 115 BAC की टैक्स स्लैब, राइट, और पहले भी बता चुका हूं, अभी भी यहां पे। तो अब आप बताओ मेरे को कौन से टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो। तो एक ने बोला सर 115 BAC अच्छी लग रही, वहां पे सर क्या हो रहा है सर, देखो 30% पे पहुंचने पे 15 लाख से ऊपर पे 30 पे जा रहे हैं सर। देखो ना सर यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान से सर, यहां पे देखो 2.5 तक फ्री, 2.5 तक फ्री सर, ये 2.5 से 5 पे 5%, ये 5%, ओके सर। पर ये तीसरी वाली स्लैब देखो सर, 5 से 10 पे 20% आ गया, और यहां देखो सर 5 से लेके 7.5 तक 10 ही पे गया सर, 7.5 से लेके 10 लाख तक पे 15 पे ही गया सर, 10 लाख से ऊपर पे भी 12.5 पे मैं कितने पे गया हूं, 20%। चेक कर लो सर, थोड़ा सा यहां पे अमाउंट 12.5 लाख, राइट, 12.5 लाख सर, यहां पे 25, सर यहां पे 30। बताओ कौन सी टैक्स स्लैब पे टैक्स कम लगेगा सर, 115 BAC पे। पर 115 BAC में भयंकर बड़ा घाटा एक कर दिया। 115 BAC के हिसाब से अगर आप टैक्स भरते हो तो आपको बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बहुत सारी डिडक्शन से हाथ धोना पड़ेगा सर। सैलरी हेड में कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर मैं 115 BAC को अपनाता हूं तो। दोस्तों 115 BAC के ऊपर एक अलग से पूरा लेक्चर है, 115 BAC पे एक अलग से 1 घंटे का पूरा लेक्चर है कि 115 BAC पे क्या करना। लेकिन अभी सैलरी हेड में 115 BAC का इंपैक्ट क्या, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ 115 BAC। 115 BAC अपनाते हो तो टैक्स की स्लैब पे टैक्स कम लगता है, बट बहुत सारी सैलरी हेड की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन सी नहीं मिलेगी, LTC नहीं मिलेगी, लीव ट्रेवल कंसेशन जो छूट थी 4 साल में 2 बार जाओ घूमने फ्री, अब नहीं मिलेगी, टैक्सेबल हो गई वो। कब, जब तुमने कौन सा सेक्शन अपनाया है, 115 BAC। HRA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ की डिडक्शन नहीं देंगे, हॉस्टल अलाउंस नहीं देंगे, ट्राइबल एरिया अलाउंस नहीं देंगे। और क्या नहीं दोगे सर, बहुत डर लग रहा आपकी बात सुन के, वो खाना जो 50 रुपए तक फ्री था वो भी नहीं देंगे छूट। और क्या नहीं दोगे, डर लग रहा हमको, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं देंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट भी नहीं देंगे, पीटी की छूट भी नहीं देंगे। कौन कौन सी नहीं दोगे सर बता दो, अगर मैं इसको अपनाऊंगा तो। और सर अगर मैं इसको नहीं अपनाता हूं, मैं रूटीन इसको अपनाता हूं, तो फिर वो सब डिडक्शन ले लो। तो आपने इतने सैलरी के सवाल नए मॉड्यूल से करते हो, नए मॉड्यूल से पुराने मॉड्यूल को तो पटक देना, पुराने मॉड्यूल को तो देखना ही नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। नए मॉड्यूल से ही करना या नई किताब से ही करना, नई किताब से ही करना, पुराने मॉड्यूल को रख दो, कोई मतलब नहीं है, नए मॉड्यूल से ही करना है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहिए, पीटी चाहिए, ईए चाहिए, तो आपको पुरानी टैक्स स्लैब पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप नई टैक्स स्लैब पे जाते हो 115 BAC वाली ये, तो आपको कुछ डिडक्शनों से हाथ धोना पड़ेगा। तो लिखे इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC, लिखे आप सेक्शन 115 BAC is the optional section.
Section 115 BAC is the optional section. Is the optional section. If we do not apply this section, then we can take all deduction. पक्की बात, पैराग्राफ चेंज करना. But if we accept section 115 BAC, ये बहुत कीमती है उन बच्चों के लिए जो पुराने हैं, ये बहुत कीमती है उन बच्चों के लिए जो नए हैं. एग्जाम में आपसे कभी बोल दे कि भैया 115 बीएससी नहीं ले रहा हूं, तो सारी डिडक्शन ले लेना. अभी नए मॉड्यूल में तो उसने 90% क्वेश्चन में खुद ने ही बोल दिया 115 बीएससी नहीं लगा रहा हूं. मतलब आप अपने रूटीन सवाल करो, सब ले डिडक्शन. पर अगर कभी बोल दे वो कि 115 बीएससी अपना रहा हूं, तो फिर आपको कौन कौन सी डिडक्शन नहीं लेनी है ये याद करना जरूरी है. मैं बहुत मुश्किल से छांट के लाया हूं, बहुत एनालिसिस, पूरे इनकम टैक्स को निचोड़ निकालकर आपके सामने सैलरी हेड में कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी उनकी लिस्ट लेकर आया हूं. पक्की बात, जो मैं मना कर रहा हूं उसके अलावा सब मिलेगी. मतलब 115 बीएससी भी अपनाओ तो भी जो मैं नाम लिखा रहा हूं बस इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बाकी सबकी मिलेगी. अच्छा, अगर 115 बीएससी नहीं अपनाया तब तो सभी मिल ही रही है, पढ़ ही लिया हमने, तब तो सभी में जो हमने पूरा पढ़ा जो वो ये कोई चेंज नहीं. लेकिन अगर 115 बीएससी अपना रहा हूं तो सरकार ने लिस्ट दे दी, सैलरी हेड में ये डिडक्शन नहीं मिलेगी तेरे को. बताओ कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेगी. तो क्या लिखा हमने थ्योरी, इफ वी एक्सेप्ट सेक्शन 115 बीएससी, हाँ बोलो, then following deduction would not be available. पहले ही कौन सी लिखोगे बोलो. पहले तो लिख लो सेक्शन 16 की डिडक्शन, एसडी, पीटी, ईए तीनों नहीं मिलेगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगी. कितना बड़ा दुख हो गया. If you accept the section 115 BAC and you pay tax on this category, this range में अगर आप पे कर रहे हो, ये जो लिखी है मैंने, यदि आप इस रेंज में पे कर रहे हो, हाँ बोलो, पक्की बात है, यदि आप इस रेंज में पे कर रहे हो तो आपको सेक्शन 115 बीएससी में जाना पड़ेगा और आपको कौन कौन सी डिडक्शन सैलरी हेड में नहीं मिलेगी. पहला सेक्शन 16 की तीनों, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलाउंस, हाँ कि ना. दूसरी एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये कोई नहीं लिखाएगा आपको. तीसरा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस. पांचवा हेल्पर अलाउंस. अगला यूनिफॉर्म अलाउंस, जो छूट मिलती थी ना, फ्री थे, वो सब टैक्सेबल हो जाएंगे. यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस लिखना आनंद ने, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब ये जितने नाम लिखा रहा हूं इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. वो जो 100 रुपए पर मंथ तक मिलती थी, याद करो. हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा नन्हे, कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा. बहुत पूरा पढ़ने के बाद मिलेगा सब बिखरा हुआ है, पूरा है.
राइट, ओके। बहुत भयंकर है इंटर वालों के लिए ये समझना, इतना याद रखना इंटर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या पता क्या ये कहां से लेके आए 115 बीएससी की कंसेप्ट? यूएस से। यूएस से निर्मला सीतारामन जी की इच्छा हुई कि कुछ अपना है वहां से, ये ले आया 115 बीएससी। क्या हो रहा था देश में, बहुत समय से डिमांड चल रही थी कि बेसिक एग्जाम्शन जो 2.5 लाख है उसको 5 लाख तक फ्री कर दो। सीतारामन जी ने बोला मैं 5 लाख तक तो फ्री करूंगी ही नहीं, वो फ्री कर दिया तो टैक्स का बहुत बड़ा रूप चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग बाग देश के टैक्स के दायरे से बाहर हो गए, तो लोग बाग बोलने लगे यार हमको डिडक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं चाहिए डिडक्शन, तो चलो एक ऑप्शन देती हूँ, सेक्शन 115 बीएससी देती हूँ। तुमको डिडक्शन नहीं चाहिए, कम रेट से टैक्स पे करना है, आ जाओ इधर आ जाओ। बट 115 बीएससी में कम रेट से टैक्स पे करना, 115 बीएससी को एक अलग से पूरे लेक्चर में समझाया गया है। 115 बीएससी इज द ऑप्शनल टैक्स स्कीम, ऑप्शनल टैक्स स्लैब, ऑप्शनल टैक्स स्लैब। देयर आर 2 ऑप्शन, ईदर यू कैन पे द रूटीन टैक्स स्लैब टैक्स और यू कैन पे द 115 बीएससी में आपको जो रिलैक्सेशन टैक्स स्लैब है उससे पे करो। बट 115 बीएससी तुमने अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मान के चलना मेरे दोस्त तुम्हारे ऊपर बहुत सारी डिडक्शन जो मिलती थी वो नहीं मिलेगी। टैक्स अब वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, हर क्लाइंट टू क्लाइंट देखना पड़ेगा। आपका टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा ये आपको हर क्लाइंट टू क्लाइंट चलेगा, हर क्लाइंट टू क्लाइंट आपको देखना पड़ेगा यार इसका टैक्स में 115 बीएससी में लाऊं कि नहीं लाऊं। अब इसमें भी मैं समझाऊंगा क्या हर साल हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम है तो आप एवरी ईयर आप इस स्कीम को चेंज कर सकते हो। मैं 115 बीएससी ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, हर साल। पर अगर आपकी बिजनेस इनकम है और एक बार तुमने अपना ली 115 बीएससी में आ गया तो फिर तुमको वही चलेगी, सिर्फ लाइफ में एक बार बाहर आ सकते हो उससे। मतलब अगर तुमने 115 बीएससी अपना लिया और तुम्हारी बिजनेस इनकम है, एक बार तुमने ओके कर दिया, कंटिन्यूस चलेगी, सिर्फ एक बार ही बाहर आ सकते हो उससे। बट अगर तुम्हारी नॉन बिजनेस इनकम है तो तुम हर साल चेक करो। नॉन बिजनेस इनकम वालों को हर ऑप्शन दिया है, हर साल चेक करके अपना आ जाओ। बिजनेस वाले तो मर गए बेचारे। तो फिर वो आप एक बार अपना लिया क्या बिजनेस है तू, ऐसा नहीं होता होता, टोटल पे टैक्स लगता है, टोटल पे टैक्स लगता है, राइट। अभी पूरे अमेंडमेंट दूंगा मैं आपको, पूरा अमेंडमेंट कि कौन अपना, कौन को ऑप्शन है क्लिकिंग करने का, राइट। कौन को बोले नहीं फंस गए तो फंस गए, कौन को ऐसा है कि इससे शादी कर ली तो अब कर लिया, अब दूसरे को नहीं देखूंगा। कोई बोले यार कर ली तो अगली बार दूसरे से देख ले। तो नॉन बिजनेस इनकम है तो आप हर साल ऑप्शन है, बिजनेस इनकम है तो एक बार फंस गए तो फंस गए, फिर एक ही बार निकल सकते हो लाइफ से। वो बताऊंगा आपको, अभी उसका मतलब नहीं। अभी तो आप बताओ सैलरी हेड में हो, सेक्शन 115 बीएससी अपना रहे हो, हाँ बोलो अपना रहे हो क्या, हाँ अपना रहे। कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, पहली कौन सी नहीं मिलेगी, सेक्शन 16 की, एसडीपीटी, ईए, एलटीसी, एचआरए, और बोलो हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। लिखो, आलसी मत करो। हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए पर मंथ वाला, पक्की बात। फ्री फूड 50 रुपए वाला, वो भी नहीं मिलेगी। फ्री फूड, राइट, फ्री फूड, पक्की बात, ये नहीं मिलेगी। कितनी बताओ, कितनी डिडक्शन हो गई। सेक्शन 16 की एसडीपीटी, ईए, पक्की बात। उसके बाद कौन सी हो गई बताओ मेरे को, एलटीसी, एचआरए, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और फ्री फूड, ये नहीं मिलेगी। इसके अलावा सब मिलेंगे, पक्की बात। इसके अलावा सर कौन कौन है जरा बताओ तो यार। वो जो डंप एम्प्लॉई, जो डीफ एम्प्लॉई, उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, वो मिलेंगे। 115 बीएससी अपनाते हो तो भी मिलेंगे। सर वो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन
सर वो पेंशन का कैलकुलेशन, सर वो लीव इनकेशमेंट का कैलकुलेशन, सर वो वीआरएस का कैलकुलेशन, सब मिलेंगे। 115 बीएससी भी अपनाते हो तो वो मिलेंगे। मतलब जो मैंने मना करे बस वो नहीं मिले। कौन कौन से अलाउंस, कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेगी? सेक्शन 16 की एसडीपीटीईए, फिर एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राइट, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, पक्की बात, ट्राइबल एरिया अलाउंस, फ्री फूड, ये सब नहीं मिलेंगे। हाँ कि ना? खत्म। तो बताओ 3 अमेंडमेंट सैलरी के, 3 अमेंडमेंट सैलरी के और खत्म। बोलो कौन कौन से 3 अमेंडमेंट? पहला अमेंडमेंट बोलो, एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कराए, आरपीएफ, सुपरएन्यूशन फंड, एटीसीसीडी1 सब में मिलाकर 7.5 लाख तक फ्री, उसके ऊपर टैक्सेबल, उनका ब्याज भी उसमें शामिल। खत्म। 1 मिनट 10 सेकेंड। दूसरा स्वेट इक्विटी, पहले स्वेट इक्विटी निकालो कितना है, फिर पूछो कौन सी कंपनी में एम्प्लॉई हो। एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है, जब ऑप्शन एक्सेस करा उस साल उस पर टैक्स भर दो। एलिजिबल स्टार्टअप है, रुको 3 घटना बता रहे, उन 3 घटनाओं में जो भी पहले हो जाए उसके 14 दिन के बाद भर देना। पहली घटना, तुम कंपनी के एम्प्लॉई हो, जब तुमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके 48 महीने के बाद, 48 महीने हो जाए उसके भी 14 दिन बाद, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 48 महीने बाद। एक बार पहली बार समझने में बहुत दिक्कत जाती है, पर जब समझ में आ जाए तो फिर इजी लगता है। दूसरा, अगर तुमने वो शेयर्स 48 महीने के पहले ही बेच दिए तो जब बेचे उसके 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। तीसरा, तुमने पहले ही नौकरी छोड़ दी तो जब तुमने नौकरी छोड़ दी उसके 14 दिन के बाद यू आर लायबल टू पे द टैक्स। इसको बोलते हैं डेफरमेंट ऑफ टैक्स। तीसरा अमेंडमेंट, अगर तुम सैलरी एड में 115 बीएससी अपनाते हो कि नहीं अपनाते हो, नहीं अपनाते हो रूटीन स्लैब पे टैक्स भरो, सब डिडक्शन लो, एंजॉय करो, जाओ खुश करो। 115 बीएससी अपनाते हो रिलैक्सेशन टैक्स भरो, रिलैक्सेशन टैक्स भरो ये स्लैब में, बट ये 10 डिडक्शन नहीं दूंगा। खत्म। सैलरी हेड के अमेंडमेंट फिनिश, राइट। और कोई क्यूरीज हो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, बट अभी इसको मैं पैक करता हूं, राइट। थैंक यू।